नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आपके समक्ष पुनः एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार स्टेट 2025 का जो नोटिफिकेशन था वो आउट हो गया है और फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गया जो 27 तक होगा। तो उसी से संबंधित उसी को ध्यान में रखते हुए बिहार स्टेट पेपर 2 हिंदी का एक जो है क्लास लेक्चर लेकर उपस्थित हुए हैं और इस वीडियो को अंत तक आप लोग देखिएगा क्योंकि महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं आज कौन सा टॉपिक को देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग आधुनिक काल के द्विवेदी युग को देखेंगे। यानी आज हम लोग आधुनिक काल में द्विवेदी युग को पढ़ेंगे, उसी के बारे में जानेंगे। द्विवेदी युग का शुरुआत कब हुआ, उसके जो रचनाकार है कौन है, यानी कौन कौन सी महत्वपूर्ण जो है ग्रंथ इस समय लिखे गए, इन सारी चीज़ों को देखने वाले हैं। अगर आप बिहार स्टेट पेपर 2 पीजीटी हिंदी का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। साथ ही अगर आप किसी भी स्टेट का पीजीटी, टीजीटी, बीपीएससी 4.0, यूजीसी नेट आदि का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये जो वीडियो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, एक एक प्रश्नों को देखिएगा, एक एक टॉपिक को देखिएगा और अंत में जो MCQ, PYQ दिया गया है उसको समझिएगा कि कैसे प्रश्न पूछा जाता है, कैसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों को देखिएगा और हिंदी जंक्शन चैनल से जुड़ करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिएगा। हिंदी जंक्शन पक्का सिलेक्शन जो टैगलाइन है उस पर जो है अपना उद्देश्य को देखते हुए पूरा कर रहा है। आपके जो लक्ष्य है उसे प्राप्त करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो आप लोग हिंदी जंक्शन चैनल पे स्टेट से संबंधित बीपीएससी 4.0 हिंदी से संबंधित सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं। वीडियो है, प्रैक्टिस सेट है, प्रीवियस सेट है, इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। अगर आप बिहार स्टेट पेपर 2 का नोट्स, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 72 61 81 53 07 पे 199 रुपया किसी भी माध्यम से गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम करके भेज दीजिए और उसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। तो हम इधर से PDF भेज देंगे, जिसको आप अच्छे से देख लेते हैं 2-3 बार तो आपका रिजल्ट 100% हो जाएगा। इन सारी चीज़ों को रखते हैं तो अलग से कोई भी प्रैक्टिस सेट या कहीं भी क्लास देखने की आवश्यकता नहीं है, हिंदी की संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। तो आप जो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और एक एक टॉपिक को देखिएगा, अच्छे से एक एक पॉइंट को देखिएगा, अंत में MCQ भी देखिएगा और कितना सही होता है कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के जो टॉपिक है उसके देखते हैं, समझते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं आधुनिक काल द्विवेदी युग, यानी आज हम लोग द्विवेदी युग को देखने वाले हैं जो बिहार स्टेट पेपर 2 के सिलेबस में लगा हुआ है उसी के अनुसार देख रहे हैं। तो आज द्विवेदी युग को देख रहे हैं और लगभग 20 दिन में हम लोग पेपर 2 स्टेट से संबंधित जितने भी क्लास है उसको ख़त्म कर देंगे। आज जो है 6ठा क्लास हो रहा है, तो इसी तरह हम लोग लगभग 40-42 क्लास और देखेंगे, समाप्त हो जाएगा स्टेट की पेपर 2 की संपूर्ण क्लास। तो हम लोग जो है आने वाले दिनों में 2-2 क्लास देखते चलेंगे जिससे जल्दी समाप्त हो जाए। अब देखिए आधुनिक युग के जो द्विवेदी युग है उसको देखते हैं और समझते हैं। तो कह रहा है आधुनिक काल का द्वितीय भाग द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। इसका समय सामान्यतः 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक माना जाता है। द्विवेदी युग का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ। सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन वर्ष से द्विवेदी युग का आरंभ स्वीकार किया जाता है। अब देखिए यहाँ बहुत सारे बिंदु निकल कर आया कि सबसे पहले जो है द्विवेदी युग जो है आधुनिक काल का द्वितीय भाग है। इसका समय 1900 से 1918 है। द्विवेदी युग का जो नामकरण है हुआ है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ है और इसका जो शुरुआत है सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है। अब देखिए सरस्वती पत्रिका का चर्चा आया, अब आपके मन में आ रहा होगा कि सरस्वती पत्रिका का विस्तार से चर्चा क्यों नहीं हुआ। तो हम लोग जो पत्रिका वाले सेक्शन को देखेंगे वहाँ चीज़ों को स्पष्ट कर देंगे। यहाँ जो काव्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उसी को देखेंगे। निबंध, उपन्यास और कहानी को जो है इसका युग में लिखा गया है उसको हम लोग कहानी, निबंध और उपन्यास वाले सेक्शन में देख लेंगे। यहाँ हम लोग कविता के सेक्शन से देखेंगे, कविता वाले चीज़ों को देखते चलेंगे। अब देखिए यहाँ कहा जा रहा है डॉक्टर जो नगेंद्र है द्विवेदी युग को जागरण सुधार का नाम दिया है और इसकी समय अवधि 1900 से 1918 ईस्वी तक माना है।
अब पूछ सकता है कि डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी युग को क्या नाम दिया है, तो जागरण सुधारकार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्विवेदी युग का जो समय निर्धारण है वो 1893 से 1918 ईस्वी तक करते हुए इसे नई धारा द्वितीय उत्थान के अंतर्गत रखा है। तो ये रामचंद्र शुक्ल का था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो द्विवेदी युग के जो प्रमुख कवि हैं उसको हम लोग देखते हैं, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनता है। तो परीक्षा की दृष्टि से जितने भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको हम लोग देखते चलेंगे, ताकि एग्ज़ाम में कोई भी चीज़ छूटे नहीं और आपका जो तैयारी है संपूर्ण हो सके। अब देखिए, सबसे पहले आते हैं श्रीधर पाठक। तो इनका जन्म 1859 ईस्वी में तथा मृत्यु 1928 ईस्वी में हुआ। श्रीधर पाठक खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि स्वीकार किए जाते हैं। साथ ही वे खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि भी माने जाते हैं। अब देखिए, यहाँ प्रश्न उठता है कि हिंदी के जो खड़ी बोली हैं तो उसके जो प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि है कौन है, तो श्रीधर पाठक हैं। ये आपको ध्यान में रखना होगा। अब है श्रीधर पाठक के जो प्रमुख रचना, जिसमें मनोविनोद, गुणवंत हेमंत, जगत सच्चाई, सार, कश्मीर सुषमा, देहरादून, भारत गीत, वनाष्टक, स्वर्गीय वीणा, धन विजय, सांध्य अटन। तो ये जो है इनके महत्वपूर्ण जो है रचना है। आगे इनसे संबंधित जो है तो कहा जा रहा है कि इनकी जो प्रमुख अनुदित रचनाएं हैं, जिसमें ऋतु संहार, एकांतवासी योगी, उजर ग्राम, श्रांत पथिक। तो ये जो है कश्मीर सुषमा और मनोविनोद जो है ब्रज भाषा में लिखा गया है। श्रीधर पाठक द्वारा खड़ी बोली में रचित प्रथम कविता गुणवंत हेमंत तथा एकांतवासी योगी खड़ी बोली का प्रथम पुस्तक माना जाता है। अब आगे आते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनके नाम पर द्विवेदी युग रखा गया है। तो द्विवेदी युग का जो जन्म है वो 1864 ईस्वी में और मृत्यु 1938 ईस्वी में हुआ था। इनकी मौलिक तथा अनुदित ग्रंथों की संख्या जो है 80 है। 1903 ईस्वी से 1920 तक ये सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे हैं। द्विवेदी युग की जो मौलिक रचना है, जिसमें काव्य मंजूषा है, सुमन है, कान्य कुब्ज है, अवरा विलाप है, कविता कराप है। तो ये जो है प्रमुख रचना है। देखिए, परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है उसी को हम यहाँ चर्चा किए हैं। इनकी प्रमुख अनुदित रचना जो है बिहार वाटिका है, स्नेहमारा है, ऋतु तरंगिणी है, गंगालहरी है, कुमार संभव सार है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने पद्य और गद्य दोनों के लिए खड़ी बोली में सामान्य बोलचाल की भाषा को प्राथमिकता देने की वकालत की। रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि हम पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी को पद्य रचना की एक प्रणाली के प्रवर्तक के रूप में पाते हैं। ये जो प्रमुख कथन है ये पूछा जा सकता है। आगे आते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अब इनके बारे में हम लोग जान देते हैं। इनका जो जन्म है 1865 में और मृत्यु 1947 में हुआ। इन्हें गणपति चंद्रगुप्त ने आधुनिक काल का सूरदास कहा है। इनके द्वारा 3 महत्वपूर्ण प्रबंध काव्य लिखा गया है, जहाँ से प्रश्न ज़्यादा आते हैं। पहला है प्रिय प्रवास, जिसका प्रकाशन 1914 में हुआ था। इसमें कुल 17 सर्ग है जो कृष्ण के जीवन पर आधारित है। दूसरा है पारिजात, जिसका प्रकाशन 1937 ईस्वी में हुआ और 15 सर्ग है इसमें आध्यात्मिक और धार्मिक विषयों पर लिखा हुआ है। आगे है वैदेही वनवास, जिसका प्रकाशन 1941 में हुआ। 18 सर्ग है जो राम के जीवन पर आधारित है। अब देखिए, प्रिय प्रवास को खड़ी बोली का जो है प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसका पहला जो नाम है ब्रंजागना विलाप है। तो ये जो है ध्यान रखने योग्य बातें हैं। हरिऔध जी की जो प्रमुख रचना है, जिसमें कृष्ण शतक, रसिक रहस्य, रस करस, ग्राम गीत, प्रेम प्रपंच, चोखे चौपदे, चुभते चौपदे, फूल पत्ते, करपरता आदि। तो ये जो है प्रमुख रचना है, जिसमें जो है प्रश्न पूछा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं तो हम लोग आते हैं मैथिली शरण गुप्त के पास। तो इनका जो जन्म है 1886 को चिरगांव झांसी में तथा मृत्यु 1964 में हुआ था। महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। रामचंद्र शुक्ल इन्हें सामंजस्यवादी कवि कहा है। मैथिली जी की जो प्रथम कविता है हेमंत है 1905 में, जो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ। उनका पहला जो काव्य ग्रंथ है वो रंग में भंग है, जो 1909 में प्रकाशित हुआ। मैथिली शरण गुप्त ने रसिकेंद्र नाम से ब्रज भाषा में भी कविताएं लिखी है तथा मधुप उपनाम से बंगला में रचनाओं का जो है अनुवाद किया है। अब देखिए, गुप्त जी की जो प्रमुख रचना है वो यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ काव्य है और इधर जो है प्रकाशन है ईस्वी में।
और यहाँ फिर देखिए काव्य है, प्रकाशन है। तो सबसे पहले आता है रंग में भंग, जिसका प्रकाशन 1909 में होता है। उसके बाद जयद्रथ वध आता है जो 10 में प्रकाशन है। भारत भारती जो प्रसिद्ध रचना है 1912 में है। किसान है 1917 में। पंचवटी है 1925 में। हिंदू है 1927 में। विकट भट्ट है 1929 में। साकेत है 1931 में। यशोधरा है 32 में। द्वापर है 1936 में। विश्व वेदना है 1942 में। जय भारत है 1952 में। विष्णुप्रिया है 1957 में। और रत्नावली है 1960 में। गुप्त जी का यश का जो आधार है वो भारत भारती है, जिसकी कथा वस्तु 3 भागों में विभाजित है, अतीत, वर्तमान और भविष्य, जो भारत को केंद्र में रख करके लिखा गया है। साकेत पाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है अयोध्या। इसका नायक लक्ष्मण और नायिका उर्मिला है। ये 12 सर्गों में विभक्त है और इसी से जो है रचना एक लगाया हुआ है, जो आपको पढ़ना है मैथिली शरण गुप्त की रचना स्टेट में, वो यहीं से लिया हुआ है। आगे है भारत भारती के संबंध में रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि पहले पहल हिंदी प्रेमियों का सबसे अधिक ध्यान खींचने वाली पुस्तक भी यही है। इसकी लोकप्रियता का आरंभ यह रहा कि इसकी पंक्तियाँ रातों रात खरीदी गई, इसकी प्रतियाँ रातों रात खरीदी गई। अब ये भारत भारती के संबंध में लिखते हैं। और क्या है, भारत भारती के संबंध में जो वचन से लिखते हैं वो लिखते हैं कि हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र में इतने व्यापक स्तर पर राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना जगाने का जो काम अकेले भारत भारती ने किया, उतना अन्य पुस्तकों ने मिलकर भी नहीं किया। ये डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है। तो दोनों जो कथन है महत्वपूर्ण है। अब आगे आते हैं तो द्विवेदी युग के जो अन्य कवि हैं एवं उनकी रचना है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए कवि है, जीवनकार है और यहाँ काव्य है। तो सबसे पहले नाथूराम शर्मा शंकर हैं, जिनका जन्म 1859 में होता है। इनकी रचना है अनुराग रत्न, गर्भदंड रहस्य, शंकर सरोज, शंकर सर्वस्व। बालमुकुंद गुप्त का है स्फुट कविता। राजा भगवान दिन का है वीर छतरानी, वीर बालक, वीर पचरथ, नवीन बीन। राय देवी प्रसाद पूर्ण का जो रचना है वो है स्वदेशी कुंडल, अमरतास, बसंत वियोग, धाराधर धावन। आगे कुछ और रचना है उसको देख लेते हैं। तो रामचरित उपाध्याय का है राष्ट्र भारती, रामचरित चिंतामणि, भारत भक्ति, देवदूत, विचित्र विवाह। कामता प्रसाद गुरु का है भौमासुरवध, पद्य पुष्पावली, विनय पचासा, दासी रानी। इसके बाद आते हैं गिरधर शर्मा नवरत्न, जिनकी रचना है मातृवंदना, हिंदी माघ। गया प्रसाद शुक्ल सनेही की रचना है प्रेम पचीसी, कुसुमांजलि, राष्ट्रीय वीणा, करुणा कदम्बिनी। रूपनारायण पांडे का है पराग, दलित कुसुम, वन वैभव। रामनरेश त्रिपाठी का है, जिनका जन्म 1889 में हुआ, मिलन, स्वप्न, पथिक, मानसी, कविता, कुमुदनी। तो रामनरेश त्रिपाठी का ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता रहा है, तो इसको देख लीजिएगा अच्छे से, तब आपको पता चलेगा। आगे बढ़ते हैं तो द्विवेदी युग की जो प्रमुख पंक्तियां हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो कहा जा रहा है दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ रोहित हो चला। ये जो पंक्ति है किसका है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है। आगे है हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। आगे देखते हैं केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। मैथिली शरण गुप्त की रचना है। राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या, मैथिली शरण गुप्त की रचना है, यानी पंक्ति है। संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतर को ही स्वर्ग बनाने आया, मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है। आगे कुछ और पंक्ति है, अबरा जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। तो ये जो है महत्वपूर्ण जो है पंक्तियाँ था। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं तो द्विवेदी युग की जो प्रवृत्तियाँ हैं, यानी इस युग में क्या क्या प्रवृत्तियाँ रहा है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले राष्ट्रीयता की नवीन धारणा यहाँ देखने को मिलता है और सबसे महत्वपूर्ण है इतिवृत्तात्मकता। अब यहाँ से डायरेक्ट पूछा जाता है इतिवृत्तात्मकता किस युग का जो है प्रवृत्ति रहा है, तो द्विवेदी युग का रहा है। नैतिकता एवं आदर्शवाद है, विषयगत विविध है, साहित्य की सोद्देश्य परबर है, काव्य रूप की विविधता है, समाज सुधार की बात है। तो ये जो महत्वपूर्ण बातें हैं तो द्विवेदी युग का था।
अब इससे संबंधित जो अन्य कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, जगन्नाथ रत्नाकर जो है ब्रजभाषा के कवि हैं, जो द्विवेदी युग में बहुत सी रचनाएं की, जिसमें जो है हिंडोरा, हरिश्चंद्र, करकासी, श्रृंगार लहरी, गंगावतरण, उद्धव शतक आदि। मैथिली शरण गुप्त को द्विवेदी काल में हरिगीतिका छंद का बादशाह कहा जाता है। मुटुकधर पांडे रोचन प्रसाद के अनुज, मुटुकधर पांडे जो थे रोचन प्रसाद पांडे के अनुज थे। इन्हें पांडे बंधु भी कहा जाता है। हम मिश्र बंधु देखे थे, यहाँ पांडे बंधु है। गया प्रसाद शुक्ल श्रृंगारिक कविताएं, सनेही तथा राष्ट्रीय भावनाओं की कविताएं त्रिशूल उपनाम से लिखते थे। अब यहाँ से पूछ सकता है कि सनेही या त्रिशूल उपनाम किस कवि का है, तो गया प्रसाद शुक्ल सनेही का है। तो ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इस तरीका के प्रश्न बराबर एग्जाम में देखने को मिलता है। तो ऐसे प्रश्नों से आपको बचना है और अच्छे से बनाना है। अब ये जो टॉपिक हम लोग पढ़े हैं द्विवेदी युग कविता की दृष्टि से, अब उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको देखते हैं। अब देखिए, द्विवेदी युग में भी बहुत सारे निबंध लिखे गए हैं, उपन्यास लिखे गए हैं, कहानी लिखे गए हैं, लेकिन उसका चर्चा यहाँ हम नहीं किए हैं, क्योंकि कहानी को हम कहानी वाले सेक्शन में देख लेंगे, उपन्यास को उपन्यास वाले सेक्शन में, और निबंध को निबंध वाले सेक्शन में देखेंगे। तो यहाँ काव्य की दृष्टि से हम देख रहे हैं, और जो कुछ बच जाएगा कुछ पॉइंट उसको हम लोग प्रैक्टिस सेट में कवर कर देंगे, तो चिंता करने की बात नहीं है। अब पहला प्रश्न आपके सामने है, 4 विकल्प है, सही जवाब आपको देना है। यहाँ लिख रहे हैं कि हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर, ये समस्याएं सभी। यह पंक्ति किसकी है? ये जो पंक्ति है वो किसकी पंक्ति है आपको बतानी है। तो देखिए, ऊपर में इसका चर्चा किया गया है। ये जो पंक्ति है मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है, यानी विकल्प क जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लिख रहे हैं, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ रोहित हो चला, किस कवि की पंक्ति है? यानी ये जो पंक्ति है वो किस कवि की पंक्ति है? तो ये जो पंक्ति है ये पंक्ति है अयोध्या सिंह प्रसाद हरिऔध का, यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो देखिए, खड़ी बोली का जो प्रथम महाकाव्य माना जाता है वो प्रिय प्रवास का माना जाता है, जो हरिऔध की रचना है 1914 में जिसका प्रकाशन हुआ। तो ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब देखिए, यहाँ है, निम्नलिखित रचनाकारों को जन्म वर्ष के अनुसार जो है अनुक्रम में आपको सजाना है। तो जब अनुक्रम में ये सजाइएगा तो सबसे पहले श्रीधर पाठक आएंगे, महावीर प्रसाद द्विवेदी आएंगे, उसके बाद मैथिली शरण गुप्त आएंगे, अंत में रामनरेश त्रिपाठी आएंगे। तो विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। ऊपर में सभी का जन्म बताया गया है। तो देखिए, इस तरीका से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो एक एक चीज़ों का आप लोग अच्छे से देखिएगा, क्योंकि हर एक चीज़ महत्वपूर्ण है। और अंत में जो 25 MCQ है उसमें कितना सही होता है कमेंट करके बताइएगा। 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी रचना महावीर प्रसाद द्विवेदी का है? यानी आपको बताना है कि निम्न में कौन सी रचना महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। तो देखिए, काव्य मंजूषा, सुमन और कविता कलाप, तीनों जो रचनाएं हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। तो विकल्प घ हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, क्योंकि तीनों रचनाएं महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। आगे देखिए, प्रश्न आया है, संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का राया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता हैं, यानी ऊपर में जो पंक्ति दिया गया है उसके रचयिता कौन है आपको बतानी है। तो ये जो पंक्ति है ये मैथिली शरण गुप्त की बहुत चर्चित पंक्ति है। तो विकल्प घ इसका सही हो जाएगा। तो देखिए, जो पंक्ति आपको दिया गया है और जितने भी प्रैक्टिस सेट में प्रश्न दिए गए हैं उसको अच्छे से देखिएगा, क्योंकि हर एक प्रश्न आपको ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आप जब तक साथ नहीं देते हैं, अच्छे से नहीं देखते हैं, तो आपका गलत होने का संभावना बना रहता है। आगे है, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि किसने दी थी? तो मैथिली शरण गुप्त को जो राष्ट्रकवि का उपाधि दी है वो महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी ने ही राष्ट्रकवि की संज्ञा दी है, यानी विकल्प क सही है। भारत भारती की जो रचना की चर्चित हुआ, तो उसी के कारण महात्मा गांधी ने राष्ट्रकवि की उपाधि देते हैं। तो विकल्प क सही हो जाएगा। आगे कह रहा है, गया प्रसाद शुक्ल सनेही की रचना कौन सी है? यानी निम्न में कौन सी रचना गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी का है? तो देखिए, कुसुमांजलि, कृषक क्रंदन, प्रेम पचीसी, तीनों जो रचनाएं हैं गया प्रसाद शुक्ल सनेही का है। तो विकल्प घ हो जाएगा।
उपयुक्त में से सभी। आगे देखिए लिख रहे हैं कि खड़ी बोली में इतना बड़ा काव्य अभी तक नहीं निकला है। बड़ी भारी विशेषता इस काव्य की यह है कि यह सारा संस्कृत के वर्णवृत्तों में है, जिसमें अधिक परिमाण में रचना करना कठिन काम है। रामचंद्र शुक्ल ने यह मत किस ग्रंथ के लिए प्रकट किया है? यानी ये जो मत यहाँ दिया गया है वो किस ग्रंथ के बारे में ऐसा कहा गया है? तो ये जो है प्रिय प्रवास के बारे में कहा गया है, जो हरिऔध की रचना है, यानी विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द्विवेदी युगीन कविता की मुख्य प्रवृत्तियाँ क्या है? यानी द्विवेदी युगीन जो कविता है उसकी मुख्य प्रवृत्ति क्या रहा है? तो इसका जो मुख्य प्रवृत्ति है वो है इतिवृत्तात्मकता, यानी विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पंचवटी खंड काव्य की रचना किस कवि द्वारा की गई है? तो पंचवटी जो काव्य खंड है वो मैथिली शरण गुप्त की रचना है, यानी विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आगे है कृषक क्रंदन इनमें से किसकी काव्य कृति है? तो कृषक क्रंदन जो काव्य कृति है गया प्रसाद शुक्र स्नेही जी का है, यानी विकल्प ख जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे भी प्रश्न देखने को मिलेंगे। आगे है निम्नलिखित में से किस कवि का उपनाम हितैषी है? तो हितैषी किसका उपनाम है आपको बताना है। तो देखिए हितैषी जो है वो भवानी प्रसाद मिश्र का नहीं, अनूप शर्मा का भी नहीं, गोपाल शरण सिंह का भी नहीं, ये जगदम्बा प्रसाद को कहा जाता है। जगदम्बा प्रसाद हितैषी, यानी विकल्प घ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हल्दी घाटी नामक महाकाव्य के रचयिता कौन है? हल्दी घाटी जो महाकाव्य है उसके रचयिता कौन है? तो हल्दी घाटी जो काव्य है उसके रचयिता श्याम नारायण पांडे जी हैं, यानी विकल्प क जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। साकेत के रचनाकार कौन है? साकेत जो रचना है वो किनकी रचना है आपको बताना है। तो साकेत जो रचना है वो मैथिली शरण गुप्त की रचना है साकेत, यानी विकल्प जो ग है सही हो जाएगा। आगे है ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि कौन है? तो देखिए ब्रज कोकिल के नाम से जो प्रसिद्ध है वो सत्यनारायण कवि रत्न जी हैं, यानी विकल्प जो ग है वो सही हो जाएगा, यानी विकल्प ग इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा जा रहा है उद्धव शतक नामक काव्य के रचनाकार कौन है? तो उद्धव शतक जो काव्य है वो किसकी है? तो ये जो है जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। उद्धव शतक बहुत प्रसिद्ध रचना है, विकल्प क सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। इनमें से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की है? अब बताना है कि यहाँ जो रचना दी गई है उसमें कौन सी रचना जो है मैथिली शरण गुप्त की है। तो देखिए द्वापर, भारत भारती, रंग में भंग, ये तीनों जो रचनाएं हैं मैथिली शरण गुप्त की है। तो इसका जो सही आंसर है उपयुक्त में से सभी, यानी विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। आगे कहा जा रहा है ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। यह कथन किस विद्वान का है? तो ये जो कथन है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है काव्य मंजूषा के रचयिता कौन है? तो काव्य मंजूषा जो रचना है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रसिद्ध रचना है, विकल्प क सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है इनमें से कौन भारत भारती काव्य के रचयिता हैं? तो भारत भारती जो काव्य है वो किनकी है आपको बताना है। तो देखिए अयोध्या सिंह हरिऔध का भी नहीं है, पद्मराज पुन्नाराज बख्शी का भी नहीं, मुटुकधर पांडे का भी नहीं। ये जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है जो कि विकल्प में नहीं है, तो विकल्प घ सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस तरीका के भी विकल्प होते हैं। जो प्रश्न बहुत ईजी होते हैं उसको फंसाने के लिए ऐसे विकल्प को चयन किया जाता है। तो आप जब भी एग्जाम हॉल में जाइए अच्छे से प्रश्न को पढ़ लीजिए, उसके बाद बनाइए, क्योंकि आपके लिए एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, तो समझ के बनाना होगा। आगे बढ़ते हैं। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ? देखिए ऊपर में चर्चा किया गया था कि द्विवेदी युग का जो नामकरण किया गया है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया है, यानी विकल्प जो ख है सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है पुष्प की अभिलाषा किसकी कविता है? तो पुष्प की अभिलाषा जो कविता है वो माखनलाल चतुर्वेदी की कविता है, तो विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। माखनलाल चतुर्वेदी की ये कविता है, तो विकल्प ख सही हो जाएगा। प्रिय प्रवास का प्रकाशन वर्ष है, तो प्रिय प्रवास जो है उसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका जो प्रकाशन हुआ था वो आपको बताना है।
तो 1914 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। 17 जो है सर्ग है, तो ये विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। अयोध्या प्रसाद हरिऔध की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। आगे बढ़ते हैं। वैदेही वनवास किसकी रचना है? वैदेही वनवास किसकी रचना है? 25वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है। तो वैदेही वनवास जो रचना है वो किसकी है? तो वैदेही वनवास जो रचना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, यानी विकल्प जो ग है सही हो जाएगा। यानी अयोध्या सिंह जो उपाध्याय हैं उनकी ये प्रसिद्ध रचना है वैदेही वनवास। तो विकल्प ग सही हो जाएगा। तो आज मैंने आप लोगों को आधुनिक युग के जो द्विवेदी युग है उसके बारे में आपके समक्ष जो है कुछ जानकारी देकर उपस्थित हुआ था, जो परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण था। तो हमें पूरा विश्वास है कि आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो आप लोग का इस 25 MCQ में कितना सही हुआ कमेंट करके बताइएगा। अगर आप बिहार स्टेट पेपर 2 का नोट्स पाना चाहते हैं तो हमारा नंबर 72 61 81 53 07, इस पे जो है 199 रुपया किसी भी माध्यम से गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम कर दीजिए और उसका स्क्रीनशॉट लेकर यही नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। तो हम इधर से आपको PDF प्रोवाइड करवाएंगे, जिसको आप 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, आपका स्टेट लगभग हो जाएगा। इन सारी चीज़ों को रखते हैं तो अलग से कोई पुस्तक रखने की आवश्यकता नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग हिंदी चैनल पर वीडियो को देख सकते हैं, सेट को देख सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। यही कामना है। आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।